Well, a very good evening to all my dear students. Welcome to the last lecture of preliminary chapter. आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड द रीज़न व्हाई आई इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन द डेफिनेशन इज बिकॉज आपको ये डेफिनेशंस आगे बहुत काम आने वाले हैं. आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि अरे ये वर्ड यहाँ पर भी है, ये तो हमने पहले पढ़ा था. एंड वी विल कीप कमिंग बैक टू द प्रिलिमिनरी चैप्टर. ये बाद में जाके पता चलता है कि अरे वाह, ये तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर था. तो इसको अच्छे से पढ़ना है एंड आपका टेस्ट स्केड्यूल्ड है. आई विल शेयर द डेट्स विद यू. प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिलिमिनरी चैप्टर. मैंने पहले भी बताया था आपको कि इस चैप्टर पे टेस्ट होने वाला है. यस, सो प्लीज़ बी रेडी विद द चैप्टर. चलो, आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज पहले तो हम ये रिवाइज करेंगे, जो भी हमने पिछले सेशन में किया था उसका रिविजन करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग डेफिनेशन, जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, कम हैं आज. इसके बाद आई विल गो थ्रू अ फ्यू क्वेश्चंस विद यू. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, आई विल टेल यू कि कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एक्सेट्रा. फिर मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी. आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मुझे पीडीएफ भेजना फॉर चेकिंग, सो दैट आई कम टू नो कि आप प्रॉपर आंसर्स लिख रहे हो कि नहीं. ठीक है, तो ये मैंने 3 क्वेश्चंस, आउटसाइड क्वेश्चंस हैं, मतलब हमने भी एआई की मदद ली है, बिकॉज आजकल इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो फ्रेमिंग ऑल न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एआई जनरेटेड क्वेश्चंस है, तो हमने बोला चलो लेट अस ट्राई एंड गिव यू इनफ प्रैक्टिस, ताकि आप जब मेन एग्जाम में न्यू क्वेश्चन देखो तो आपको डर नहीं लगना चाहिए. सो दीज आर ऑल न्यू क्वेश्चंस. ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. कंपाइलर के क्वेश्चंस है वो तो, जो हमारे क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं. ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं. साथ में ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस है. So you can attempt these questions. I will guide you. I will discuss them with you, and you can send it to me for checking. ठीक है, तो आज का हमारा ये एजेंडा है. Okay, everyone. Let us revise what was covered in the previous class. हमने डिस्कस किया था the definition of promoter. Yes. Ordinary and special भी डिस्कस किया था with example. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन? हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी है? एक्ट ही बताएगा ना. एक्ट में लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो. स्पेशल होगा तो वो लोग स्पेसिफाई करते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसको पास करने के लिए वी नीड अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स, मतलब 50% से ज़्यादा ही चाहिए. तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर 100 मेंबर्स हमारी कंपनी में है, 70 अटेंड द मीटिंग एंड ओनली 60 वोट. आउट ऑफ दी 60, 40 voted in favor of the resolution and 20 voted against the resolution. तो क्या एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाती है? तो क्योंकि votes cast in favor are more than the votes cast against the resolution. अगर votes cast in favor 21 भी होते हैं ना, मतलब अगेंस्ट से एक भी ज़्यादा होता ना, तो रेजोल्यूशन पास हो जाती है. So the votes cast in favor should be more than the votes cast against the resolution. तो जाके आपकी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा? The votes cast in favor must be 3 times the votes cast against the resolution. So 3/4 of the votes should be in favor. तो votes cast against अगर 10 है तो 3 times, मतलब at least 30 votes should be in favor. ठीक है, 30 should be in favor of the resolution. तो मुझे तो 30 चाहिए, मैं तो उसमें भी खुश हूं. Actual votes cast in favor are 50. अरे वाह, बहुत अच्छी बात है.
So votes cast in favor should be 3 times the votes cast against the resolution. ठीक है, तो स्पेशल एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 75% का अप्रूवल चाहिए मुझे, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है मीटिंग में, जो प्रेजेंट है उनमें से 75% शुड वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर आ जाएगा प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग, मतलब आप रूल्स रेफर करो, रूल्स में लिखा है कि क्या प्रिस्क्राइब किया होगा। प्रमोटर कौन होता है, ये डेफिनेशन मुझे लर्न करनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर को डिफाइन किया, ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है ये आपका प्रमोटर है, ठीक है, तो ये मेरा प्रमोटर है। और हु इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में लिखा है ये मेरा प्रमोटर है, ठीक है, ये मेरा प्रमोटर है। तो प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में लिखा है ये आपका प्रमोटर है, तो ठीक है, ये मेरा प्रमोटर है। या फिर ही हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैंने सारे कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं। ही हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कैसे? डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है, एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। In accordance with whose advice, directions, instructions the board is accustomed to act। इससे बिना पूछे बोर्ड आगे ही नहीं बढ़ता, तो ये पर्सन हमारा प्रमोटर है। तो जैसे कि मिस्टर एक्स है, इसको कंसल्ट किए बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ही नहीं लेते, तो ये मेरा प्रमोटर माना जाएगा। बट व्हाट इफ द पर्सन इज ओनली एडवाइजिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब ये तो उसका काम है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, दे आर ओनली एडवाइजिंग इन द पर्सनल कैपेसिटी, ये तो उनका काम है। देन दे आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। हाँ, बट इफ दे एक्ट बियॉन्ड देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी देन दे मे बी रिगार्डेड एज प्रमोटर, तो फिर वो शायद प्रमोटर हो जाए। प्रोस्पेक्टस ये सब आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक कंपनी, सुपर, इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। तो अगर एक प्राइवेट सब्सिडरी पब्लिक कंपनी की, ओके, एक प्राइवेट सब्सिडरी पब्लिक कंपनी, ओके, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। आई रिपीट, अ प्राइवेट कंपनी is a subsidiary of a public company. Okay, a private company is subsidiary of the public company. तो इसका ये मतलब नहीं है कि it can stop being private by the articles। नहीं नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपके आर्टिकल्स में 3 restrictions रहेंगे, आपके नाम में प्राइवेट वर्ड भी रहेगा। सिर्फ इतना है कि जो privileges of a private company है वो आपको अवेलेबल नहीं किए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, all the provisions of a public company shall apply। ठीक है, all the provisions of a public company shall apply। ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा रजिस्टर जो रजिस्ट्रार मेंटेन करता है कि ये सारी कंपनीज मेरे अंडर रजिस्टर्ड हैं। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन होगा? वैसे तो आरओसी ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन एक अकेला पर्सन सब कुछ तो नहीं मैनेज करता ना, तो एडिशनल रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्रार ही माना जाएगा। जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इनका काम क्या है? इनका काम है टू रजिस्टर द कंपनी। तो ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब न्यू कंपनीज की। ठीक है, रजिस्टरिंग अ कंपनी मतलब ये न्यू कंपनीज को रजिस्टर करने में हेल्प करते हैं। एंड दे विल डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस अगेन अंडर द एक्ट। हर चीज मुझे आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है, हर डॉक्यूमेंट मुझे आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। तो दे ऑल्सो मैनेज द रनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज।
ओके, देर इज अ डाउट, आई विल एड्रेस दैट। आई थिंक रिलेटेड पार्टी का आपने डाउट पूछा है, ठीक है, आई विल एड्रेस दैट। इज इट रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी? क्या आपका डाउट रिलेटेड पार्टी से है? वो कॉन्टेक्स्ट में पूछा है आपने? इज इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी? जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, रिलेटेड पार्टी जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपके साथ वो डाउट भी सॉल्व कर दूंगी आपका, ठीक है। So registering companies and discharging various functions under the act. So this can be for existing companies. तो रिलेटेड पार्टी, अच्छा ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी। अगर मैं एक कंपनी हूं तो मेरी रिलेटेड पार्टी कौन है? मेरा डायरेक्टर, मेरे डायरेक्टर का रिलेटिव, दोनों मेरी रिलेटेड पार्टीज हैं। इनकी ट्रांजैक्शंस, अगर कंपनी ने इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो उस पर हमारी नजर है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की नजर है। कंपनी, तुम्हारा केएमपी और उसका रिलेटिव तुम्हारा रिलेटेड पार्टी रहेगा। क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आर्म्स लेंथ पे कर रहे हो ना, तो फिर ठीक है। एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें हमारे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर है, तो मेरे कंपनी का डायरेक्टर, मेरे कंपनी का मैनेजर या फिर उनका रिलेटिव इस फर्म में पार्टनर है, तो वो फर्म मेरी रिलेटेड पार्टी हो गई, क्योंकि मेरा डायरेक्टर और फर्म का पार्टनर दोनों कॉमन है, तो मैनिपुलेशंस करना पॉसिबल है। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें मेरे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, मेरे कंपनी का डायरेक्टर और इस प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर कॉमन है, तो फिर मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, इसीलिए वो रिलेटेड पार्टी है। प्राइवेट कंपनी इज अ रिलेटेड पार्टी। मेरे कंपनी का मैनेजर इस कंपनी में डायरेक्टर है, तो यहां का मैनेजर और यहां का डायरेक्टर कॉमन है, मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी है। मेरी कंपनी का मैनेजर यहां पर मेंबर है, मेरे कंपनी का डायरेक्टर यहां पर मेंबर है, तो ये प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी है। मेरे कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव यहां पर डायरेक्टर है, तो यहां का डायरेक्टर और उसका रिलेटिव इधर डायरेक्टर है, तो मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टर अपने रिलेटिव को इन्फ्लुएंस करके काम करवा सकता है, तो ये कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी हो गई। एक ऐसी पब्लिक कंपनी इन विच द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ माय कंपनी इज अ डायरेक्टर, मतलब मेरी कंपनी का डायरेक्टर इस पब्लिक कंपनी में भी डायरेक्टर है, एंड दिस डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है, along with their relative holds more than 2% of the paid up share capital of the public company, मतलब काफी सब्सटैंशियल है, सब्सटैंशियल होल्डिंग है, इसीलिए तो हम ये पब्लिक कंपनी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि हम 2% से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो मेरा डायरेक्टर और इस पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर कॉमन है, और वो डायरेक्टर यहां पर 2% होल्ड करता है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करने के लिए उतने शेयर्स होल्ड करता है। अब डायरेक्टर और मैनेजर में होल्ड दिस परसेंटेज आइदर इंडिविजुअली और अलोंग विद देयर रिलेटिव। अब एक डाउट आया है कि सिर्फ रिलेटिव
2% होल्ड करता है, डायरेक्टर खुद कुछ नहीं होल्ड करता है इस पब्लिक कंपनी में। तो लॉ बोलता है कि देखो, आप अपने रिलेटिव को ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं तू ये पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट मत कर क्योंकि मैं वहां पर डायरेक्टर हूं। तो लॉ बोलते हैं क्योंकि हम रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए ये अलाउड होगा इफ ओनली द रिलेटिव इज होल्डिंग 2% या उससे ज्यादा। ठीक है, तो सिर्फ रिलेटिव, ठीक है, सिर्फ रिलेटिव 2% से ज्यादा ओन करता है। लेकिन दिस इज व्हाट आई फील एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैपेंस प्रैक्टिकली ऑल्सो, हम ये नहीं बोल सकते कि वो मेरी रिलेटेड पार्टी हो ही नहीं सकती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब मेरा जो डायरेक्टर है वो उस रिलेटिव को इन्फ्लुएंस कर सकता है और रिलेटिव कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि वो 20% ओन करता है। तो आप कॉन्टेक्स्ट देखकर बोल सकते हो कि नहीं मैम, ये कंपनी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, इसके ट्रांजैक्शंस पे हम नजर रखेंगे। तो प्रैक्टिकली आपको देखना है कि वो कितना परसेंटेज है, क्या आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, नहीं, क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है ट्रांजैक्शंस को। एक बार आप स्टडी कर सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड। सो प्राइमा फेसी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इन वर्डिंग्स पे ध्यान दूं कि वो डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है एंड ही ओन्स अलोंग विद हिज रिलेटिव 2%, ये नहीं लिखा है कि सिर्फ रिलेटिव ही ओन करता है, तो एज पर द वर्डिंग्स वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपको देखना है ट्रांजैक्शन कि वो कितना होल्ड करता है। एक आध दो ट्रांजैक्शंस देखो, इन्वेस्टिगेट करो। आपको ये बात समझनी है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को रोक नहीं रहे, हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो कंपनी को डेट्रीमेंट तो नहीं कर रही, क्या वो कंपनी को नुकसान तो नहीं दे रही कि हम बाहर वालों से 100 में खरीदते हैं, इससे हमने 200 में खरीद लिया और इस कंपनी का फायदा करवा लिया। तो लॉ बोलता है कि हम रोक नहीं रहे, बस नजर रख रहे हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। एज पर द वर्डिंग्स तो रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव इंक्लूडेड नहीं है, बट अगेन आई वुड अर्ज यू टू गो थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन डिसाइड। आप उसको रिलेटेड पार्टी, कंपनी को रिलेटेड पार्टी मांग सकते हो क्योंकि मेरा रिलेटिव इधर 20% ओन करता है। एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे डायरेक्टर्स से बिना पूछे आगे बढ़ते ही नहीं है, या फिर हमारी कंपनी के डायरेक्टर इस पर्सन से बिना कंसल्ट किए आगे बढ़ते ही नहीं है, तो कंपनी के डायरेक्टर इनको कंट्रोल कर लेते हैं, इनकी डिसीजंस को, और ये पर्सन कंपनी को एडवाइस कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और हमारे डायरेक्टर्स उसकी बात मान रहे हैं। तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी होल्डिंग या हमारी सब्सिडरी हमारी रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हमारी रिलेटेड पार्टी है। एक्स लिमिट, सॉरी ये रहा, एक कंपनी है। अभी आप देखो, मैंने ना ये ए, ये बी और ये सी तीनों के एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, मेरी होल्डिंग कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरी सब्सिडरी मेरी रिलेटेड पार्टी है, मेरी एसोसिएट कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी है। तो मैं कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट। आपने एक्शन देखा, मैं कंपनी हूं, मेरी होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी, मेरी एसोसिएट, मेरी रिलेटेड पार्टी है। ये जो फेलो सब्सिडरीज हैं ये भी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। S1 S2 की रिलेटेड पार्टी है, S2 S1 की रिलेटेड पार्टी है। ये लोग तो हैं ही, कंपनी और सब्सिडरी। मेरी सब्सिडरी तो मेरी रिलेटेड पार्टी है ही है, तो कंपनी के लिए S1 और S2 तो रिलेटेड पार्टी है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूं, दोनों फेलोज भी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हैं।
S1 S2 दोनों एक दूसरे की रिलेटेड पार्टी हैं, ये बी में कवर्ड है, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। आप यहां पर फेलो भी लिख सकते हो। चाहिए तो ये चेंज कर लो। आप ये भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब एक्स लिमिटेड ने 20% से ज़्यादा और 50% से कम वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट किए, तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी है। हाँ, क्योंकि 20% से ज़्यादा है, 50% से कम है, तो वाई एसोसिएट है। एक्स लिमिटेड जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, वो इसकी एसोसिएट, वो इसकी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। So X is considered as related party of Y. Investing company is considered as our related party. So X is considered as related party of Y Limited. अब एक मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी दो प्राइवेट सब्सिडरीज हैं। वैसे अगर देखा जाए, यहां पर क्लियरली लिखा है, ये ना क्लॉज 8 है। इधर कैसे मालूम पड़ा मैम? ये देखो यहां पर लिखा है ना, ये जो क्लॉज 8 है, ओके, सब क्लॉज, सॉरी, ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। तो ये जो सब क्लॉज 8 है ना, उधर क्लियरली लिखा है कि फेलो सब्सिडरीज आपकी रिलेटेड पार्टी है। मतलब Y is the related party of Z, Z is the related party of Y. ये लोग आपस में भी एक दूसरे की रिलेटेड पार्टीज हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट सब्सिडरीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो यहां पर हमने इनको थोड़ा सा एग्जेम्पशन दिया है। मैम कहां एग्जेम्पशन मिला है? देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करता है, मतलब कौन मेरी रिलेटेड पार्टी है। और सेक्शन 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। तो लॉ बोलता है कि प्राइवेट कंपनी है ना, आपस में तो ट्रांजैक्शंस करेंगे ही, वैसे भी छोटे हैं, कोई बात नहीं। एग्जेम्पशन विल अप्लाई टू देम, ओके। हियर वाई एंड जेड आर रिलेटेड पार्टी, क्योंकि फेलो तो हैं, फेलो सब्सिडरीज तो रिलेटेड पार्टी होती है ना। However, as per the exemption, clause 8 shall not apply with respect to related party transactions. मतलब इनके बीच की जो transactions हैं, उन्हें related party नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही private है ना, दोनों ही private है। So Y Private Limited, Z, they are not related parties for the purpose of section 188. इनके बीच की transactions को related party transactions नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इनके कॉमन डायरेक्टर्स हैं, तो फिर हम इन्हें रिलेटेड पार्टी मानेंगे, इनके इनके बीच की ट्रांजैक्शंस पे हमारी नजर रहेगी।
ओके अच्छा, इसमें ना एक जो मेरा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन बैंक है उसमें एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड, मेरी आदत है मैं जब भी क्वेश्चन रीड करती हूँ ना मैं उसको कन्वर्ट करने लग जाती हूँ इन एरो फॉर्मेट, ताकि मुझे क्वेश्चन बार 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 मतलब वापस ना पढ़ना पड़े, तो एक ही शॉट में समझ में आ जाता है। ABC एक प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, D प्राइवेट लिमिटेड एंड E प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये रिलेटेड पार्टी हैं, ये मुझे देखना है। मैम दोनों प्राइवेट है ना, तो सेक्शन 188 के लिए ये लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है। यही तो सेम एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था, लेकिन आंसर अगर लिखना है एग्जाम में तो प्रॉपर फ्रेम करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोविजंस है, आई विल गिव यू द फॉर्मेट ऑल्सो टुडे कि क्या फॉर्मेट में लिखना है आपको। जो प्रोविजंस है ना उसमें सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन अ रिलेटेड पार्टी, लेकिन इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सब क्लॉज 8 पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज 8, रिलेटेड पार्टी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट which is holding subsidiary associate, subsidiary of holding to which it is also a subsidiary। मैम मतलब ये ध्यान में रखो, I am subsidiary of holding to which it is also a subsidiary। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि S2 is a subsidiary of holding एंड इस कंपनी की मैं भी तो सब्सिडरी हूं, तो S1, ठीक है, तो S2 सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, मैं भी तो सब्सिडरी हूं, लेकिन मेरे होल्डिंग की एक और सब्सिडरी है, तो वो भी मेरी रिलेटेड पार्टी है, ये लोग दोनों रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर, ठीक है। अब यहां पर ना मुझे ये ऑल्टरनेट जो आंसर दिया है ना वो ज्यादा पसंद है। In the given question, D and E, they are wholly owned subsidiaries of ABC Private Limited. They are related parties, हाँ मानते हैं क्योंकि फेलो सब्सिडरीज तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आती हैं, so they are related parties, however they shall not be treated as related party for the related party transactions। मतलब वो रिलेटेड पार्टी है, हम वो नहीं बोल रहे कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए उन पे नजर नहीं रखी जाएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब इनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ओके ठीक है, तो मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। प्रोविजंस तो ऐसे ही लिखने चाहिए ये, तो मेरे हिसाब से प्रोविजंस ये वाले लिखो, लेकिन एनालिसिस और कंक्लूजन मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है, मतलब लर्न करने के लिए बहुत इजी है। ओके इट्स इजी टू लर्न। और सेम एग्जांपल है जो मैंने भी दिया था आपको। कंक्लूड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन का क्या मीनिंग है मैम, ये रेम्यूनरेशन मतलब कहाँ पर आएगा,
इज इट ऑफ एनी यूज? वैसे तो बहुत जगह एक्ट में आपको ये है नहीं अभी, इंटर लेवल पे तो नहीं है, लेकिन बाद में आपको आएगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिटेल में, इट इज कवर्ड। तो रेम्यूनरेशन क्या होती है? एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन टू एनी पर्सन एंड इट इंक्लूड्स पर्क्यूजिट्स। आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ा होगा ना, पर्क्स। तो यहां पर जो आपकी मनी है वो तो आएगा ही, साथ में पर्क्यूजिट्स भी आएंगे, दैट इज पर्क्स। यस, पर्क्स बोलो, पर्क्यूजिट्स बोलो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब जो आपको सैलरी के साथ में हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। रेम्यूनरेशन में वो भी आएगा। स्केड्यूल बैंक नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टोरी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ डाल दिया है, तो वहां से देख लेना। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? ये हमने क्लॉज 84 फाउंडेशन में भी पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? शेयर मीन्स माई शेयर, मेरा हिस्सा, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक? एग्जैक्टली होता क्या है? जब भी चैप्टर पढ़ेंगे ना यूनिट 3, तभी मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से भी करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक? शेयर जो होता है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर्स, 100 शेयर्स। आई कैन नॉट हैव 83.33 शेयर्स, ऐसे नहीं होगा, होल नंबर्स में आएगा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स। क्योंकि ये होल नंबर्स में एक्सप्रेस किया है, इसे हम सेल भी होल नंबर्स में ही करेंगे। आई कैन नॉट सेल 83.33 शेयर्स। मैं या तो 83 शेयर सेल कर सकती हूं या 84 शेयर सेल कर सकती हूँ, मैं 83.33 तो नहीं कर सकती। तो क्योंकि ये एक्सप्रेस्ड इन होल नंबर्स है, इट कैन बी सोल्ड इन होल नंबर्स ओनली। इसे सेल भी होल नंबर्स में ही किया जाएगा। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट, दैट इज रुपीज। अब मेरे पास ना शेयर्स हैं एट फेस वैल्यू 5, ऐसे 1500 शेयर्स हैं। मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10 के। 2000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 50 के। ऐसे मैंने एक ही कंपनी लेट्स से कंपनी ए के बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब मैंने सब सब जब भी वो कंपनी आईपीओ या एफपीओ में आती थी, मैं अप्लाई कर देती थी। अब मुझे इतने शेयर्स मैनेज नहीं करने, मैं कंपनी को बोलती हूँ देखो, इन सबको अगर मैंने ऐड कर दिया ना, ऐसे मेरे पास और भी हैं उसी कंपनी के, और भी हैं, मैंने अगर सबको ऐड कर दिया ना, तो वो 5 लाख आता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप मुझे एक ही स्टॉक सर्टिफिकेट दे दो। तो आपने सारे एक ही कंपनी की बात करी, अलग अलग कंपनीज की बात नहीं कर रही, उसी कंपनी के जो शेयर्स हैं आपने सब कंसोलिडेट कर दिए। ठीक है, तो आपने ना सबको ऐड कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, और आपको एक ही स्टॉक सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी से। दिस इज एक्सप्रेस्ड इन अमाउंट रुपीज। क्योंकि ये अमाउंट में एक्सप्रेस्ड है, तो लॉ बोलता है कि ये तो आप कोई भी डिनोमिनेशन में सेल कर सकते हो ना। आई कैन सेल 1,23,267 शेयर्स अमाउंट ऑफ स्टॉक।
तो ये जो स्टॉक है इट कैन बी सोल्ड इन एनी डिनोमिनेशन। कोई भी डिनोमिनेशन में मैं सेल कर सकती हूँ। 1,23,267। मैम अब अगर इसको आपने शेयर्स में कन्वर्ट किया ना तो डेसिमल में आता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो सबका एग्रीगेट अमाउंट में ही एक्सप्रेस किया, तो मैं इसको कोई भी डिनोमिनेशन में सेल कर सकती हूं। स्टॉक जो है ना कैन नॉट बी इशूड एब इनिशियो, मतलब मैं पहले ही स्टॉक नहीं इशू कर सकती, आई हैव टू फर्स्ट इशू शेयर्स। ओके, फर्स्ट इशू शेयर्स, एंश्योर दैट दे आर फुल्ली पेड अप, उनको फुल्ली पे करो, और फिर उसको आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। आप शुरू से ही स्टॉक इशू नहीं कर सकते। मैं ये इक्विटी की बात करूं, डिवेंचर स्टॉक कैन बी इशूड एब इनिशियो, वो बाद में पढ़ेंगे। इक्विटी का जो स्टॉक है वो आप एब इनिशियो नहीं इशू कर सकते, पहले आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर्स, फिर उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, फिर जाके वो स्टॉक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये लिख लो। मैम शेयर को तो स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक को भी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अब सपोज मेरे पास बैलेंस रह गया 56,244, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है मैं उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकती हूँ मैम, लेकिन ना डेसिमल में आ रहा है, इतने शेयर्स, बोलो। कोई बात नहीं, जो फ्रैक्शंस है ना, जो ये 0.44 है, जो फ्रैक्शनल शेयर है, दिस विल बी सेटल्ड इन कैश, ये कैश में सेटल किया जाएगा। मतलब जो वो शेयर होल्डर है उसको 562 अगर मैंने दिया, कम दिया ना, 0.44 नहीं दिया, तो इतने उसको मैंने शेयर्स दे दिए, 0.44 जो बनता है वो कैश में सेटल हो जाएगा। मैम अगर आपने 563 दिए तो मैं कैश रिसीव करूंगी, मतलब मैं रिकवर करूंगी। आपने ज्यादा दिया ना, 562 देना था, 0.44 आपने 563 दे दिए, ज्यादा दे दिए शेयर्स। तो ये जो 0.44, या तो आप बोलोगे कि मैम जो डिफरेंस है 0.44 तो देना ही था, मतलब 100 माइनस 44, तो जो फ्रैक्शंस है जो 56.56 जो है ना, जो फ्रैक्शनल शेयर्स हैं उसको मैं रिकवर करूंगी कैश में। ठीक है, ये देखो आपने लिखा है ना। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है,
स्मॉल कंपनी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब ये एक्सेप्टेंस है। इट इज दैट पार्ट विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स, मतलब उन्होंने एग्री किया है टू बाय इट। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उन्होंने परचेज किया, मैंने कंपनी ने ऑफर किया था, ऑफर्ड कैपिटल था, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। Subsidiary also we will discuss in chapter 2. Now let us discuss sweat equity. Sweat equity भी बहुत डिटेल में नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है इन चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54। मेहनत के पैसे हैं भाई, मेहनत के। तो मैम कंपनी पैसे ही दे देती, अरे कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो वो बोलती है मेरे शेयर रख लो। जैसे एक ना साइंटिस्ट था, उसने एक मेडिसिन इन्वेंट की जो डायबिटीज या कैंसर को क्योर कर सकती है। ठीक है, बहुत ही मतलब रेयर मेडिसिन इन्वेंट कर लिया और उसको पेटेंट करा लिया। अब वो खुद तो मैन्युफैक्चरर है नहीं, वो तो साइंटिस्ट है। उसने ये मेडिसिन एक फार्मा कंपनी को बेच दिया, बोला कि तू मेरे से पेटेंट खरीद ले इतने करोड़ रुपए में। अब कंपनी बोलती है यार मेरे पास तो तेरे को देने के लिए इतने करोड़ रुपए है नहीं, तो तू एक काम कर, इतना पैसा तू रख ले, जो बैलेंस कंसिडरेशन है ना उसके बदले हम देखो कैश दे देते हैं। ठीक है, तो कंपनी इसको सॉरी कैश नहीं शेयर्स दे देते हैं, सॉरी। तो तू इतना कंसिडरेशन रख ले और बाकी का तू शेयर्स ले ले। ये साइंटिस्ट हमारी कंपनी में ही काम करता है, वो हमारा एम्प्लॉई है। उसने एक कुछ इन्वेंट किया था खुद से। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि हमने उसको बोला कि तू आजा एज अ डायरेक्टर, तेरे को हम ले आते हैं कंपनी में, क्योंकि आगे भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो तेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तू आ जा। तो वो बोलते ठीक है मैं पेटेंट दे देता हूँ, मुझे इतने करोड़ रुपए चाहिए। बोलते हमारे पास इतने करोड़ तो है नहीं, तो तू एक काम कर, फिलहाल इतने पैसे रख ले, बाकी के देखो शेयर्स दे देता हूँ, तूने मेहनत की है ना। These shares are known as sweat equity. मैम कौन रखेगा ना, ये क्यों रखेगा, पैसे ही चाहिए ना। नहीं नहीं, आगे जाके जब कंपनी को फायदा होगा, जब कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएगी, ये मेडिसिन बेचेगी, कंपनी को मुनाफा होगा, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आपके पास जो सस्ते वाले शेयर्स थे ना, मतलब कंपनी ने तो आपको 10 रुपए में दिए होंगे, उसका प्राइस करोड़ रुपए में जा सकता है। जैसे इलॉन मस्क ने क्या किया, उसकी जो वो स्पेस वाली कंपनी है, ये स्पेस एक्स, तो उसने जो स्पेस वाली कंपनी है उसमें जो अपने एम्प्लॉयज थे वो लोग मतलब हार्डली कुछ सैलरी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो उनको शेयर्स दे रहा था। अब वो शेयर्स का जो वैल्यू है, अब वो लिस्ट हुई ना, उसके शेयर्स का जो वैल्यू है उसकी वजह से एम्प्लॉय सारे करोड़पति बन गए हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ शेयर्स, कि भाई जब फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा या जब ये लिस्टिंग होगी प्राइस बढ़ेगा, हमारे पास जो शेयर्स है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। इसीलिए लोग स्वेट इक्विटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट्स एक्चुअली अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स। क्या है ये इक्विटी है, ओनरशिप में हम आपको हिस्सा दे रहे हैं। देखो, दे आर इशूड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। इसको एक ब्रैकेट में डालो और लिखो टू हुम, मतलब ये किसको इशू किए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हमको यहां मिलेगा। कंपनी ने इशू किए, किसको किए हैं, कैसे किए, हाउ। या तो डिस्काउंट पे दे दिए कि भाई 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तू 5 रुपए में ले ले। मैम वैसे तो हमने पढ़ा है कि कंपनी के नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। या तो डिस्काउंट या कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हाउ, कैसे इशू किया है, या तो डिस्काउंट पे दिया है या कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप पेटेंट दे दो, आप शेयर्स रख लो। मैम क्यों दिया है,
for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights, value addition by whatever name called, क्योंकि उसने हमको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या कुछ ऐसा दिया है या वैल्यू एडिशन करके दिया है, इसीलिए हम उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमने उसको बोला कि तू कंपनी के शेयर्स रख ले, ये भी तो रिवॉर्ड ही हुआ ना, आगे प्राइस बढ़ जाएगा इसका। अच्छा, क्लॉज 89 क्या बात करता है? क्लॉज 89 बोलता है टोटल वोटिंग पावर। ये ना पूरा इमेजिनेशन मतलब अजम्पशन पे बेस्ड है। कंपनी, मान लो हर एक मेंबर मीटिंग में आके वोट करता है, तो कितने वोट्स होंगे? कंपनी बोलती है अरे ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि सारे मेंबर्स आ जाए। अरे तू इमेजिन तो कर, अगर हर एक मेंबर, या वो अब मेंबर खुद नहीं आ रहा तो प्रॉक्सी को तो भेज ही रहा है। प्रॉक्सी मतलब जो आपको पता है ना, एक कॉलेज में आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो आप किसी को बोल मेरी अटेंडेंस लगा देना, वो प्रॉक्सी है। मैं नहीं अटेंड कर पा रही, मैं किसी और को भेज देती हूँ, भाई तू जाना, वो मेरा प्रॉक्सी है। तो या तो मेंबर खुद आ रहा है या प्रॉक्सी को भेज रहा है। तो अगर हर एक मेंबर मीटिंग में आके वोट करता है तो कितने वोट्स होंगे बता तो? इन रिलेशन टू एनी मैटर, it means the total number of votes which may be cast with regards to that matter। मतलब कोई भी एक मैटर से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी एक मैटर, मैम सारे मैटर्स नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना। कुछ मैटर्स पे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोट करेंगे और कुछ ऐसे मैटर्स है जहां पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों वोट कर सकते हैं। तो हर मैटर के लिए टोटल वोटिंग पावर आप डिसाइड कर सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच मे बी कास्ट इन रिगार्ड्स टू दैट मैटर ऑन अ पोल। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वोटिंग, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, पोस्टल बैलेट, पोल, बहुत अलग अलग तरीके। ये बोल रहा है कि अगर आप पोलिंग से वोट करवा रहे हो, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट होता है। तो मेरे पास अगर लाखों शेयर्स भी है ना तो मेरा वोट एक ही माना जाएगा, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट है। और आपके पास 10 शेयर्स है तो भी 1 पर्सन 1 वोट माना जाएगा। पोल में क्या होता है, जितने शेयर्स उतनी वोटिंग पावर। अच्छा, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच मे बी कास्ट इन रिलेशन टू दैट मैटर। एक मैटर के लिए ही हम देख रहे हैं। एट अ पोल इफ, ये इफ वर्ड क्या बोलता है? अरे सोचो, इमेजिन करो, अज्यूम करो। इफ, तो ये एक अजम्पशन है। इफ ऑल द मेंबर्स और देयर प्रॉक्सीज हैविंग राइट टू वोट ऑन दैट रेजोल्यूशन, क्योंकि प्रॉक्सी सिर्फ पोल पे ही वोट कर सकता है, वो कोई भी दूसरा मेथड ऑफ वोटिंग में प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, पोल पे ही कर सकता है। अगर वो लोग प्रेजेंट है और वोट करते हैं तो मान लो कितने वोट्स होंगे, जरा सोचो तो सही, कि हर एक मेंबर आया या प्रॉक्सी को तो भेजा और वो आके वोट भी कर रहा है, तो कितने वोट्स होंगे? एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। आप प्लीज मेरे साथ ही लिखो, मेरे साथ लिखो नोटबुक में। कंपनी ए है। अब ये अगर आपके नोटबुक में पेज 14 है ना, मान लो 14 है, तो इधर लिखो रेफर, नोटबुक पेज 14 मान लो, ठीक है, जो भी पेज नंबर है आपका, ताकि आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर चार्ट, ये जो डेफिनेशन है इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, कुछ लिखा है आपके नोटबुक में। सपोज कंपनी ए है जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स का, ठीक है। 1 लाख शेयर्स हम मान रहे हैं कि 1 शेयर 1 वोट है, ठीक है। इसके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 50,000 वोट्स का,
50,000 शेयर्स, सॉरी, यहां पर भी 1 शेयर 1 वोट ही है, मतलब डीवीआर्स की बात नहीं कर रही हूं मैं। एक प्रेफरेंस शेयर है तो वो 1 वोट मिलेगा। अब मैंने बोला था ना, हर मैटर को अलग देखना है। सपोज एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जनरल मीटिंग बुलाई, मेंबर्स को बुलाया, मैंने बोला आई वांट टू पास अ रेजोल्यूशन टू अपॉइंट एन ऑडिटर। अब ऑडिटर के लिए तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोट करते हैं। प्रेफरेंस भले ही मीटिंग में क्यों ना बैठे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग में बैठे हो सकते हैं, बट वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर है ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोट कर सकते हैं। दिस मैटर कैन बी वोटेड अपॉन ओनली बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस पे प्रेफरेंस वोट नहीं कर सकता। इट डजंट कंसर्न देम एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 1 लाख शेयर्स हैं, 1 शेयर 1 वोट है, तो 1 लाख वोट्स हुए ना। तो इसकी टोटल वोटिंग पावर क्या है? 1 लाख वोट्स। तो इस मैटर के लिए, ओके, इस मैटर के लिए टोटल वोटिंग पावर क्या होगी? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन है, मतलब ये तो पूरी कंपनी को ही अफेक्ट करने वाला है। इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू वोट किसके पास है? राइट टू वोट रेस्ट with both equity and preference shareholders, equity and preference shareholders। तो टोटल वोटिंग पावर कैसे आएगी बताओ? मेरा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख का है, 1 लाख शेयर्स है ना, 1 शेयर 1 वोट, तो मतलब 1 लाख वोट्स हुए। और जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 50,000 का है, उनको भी 1 वोट है, तो 50,000 वोट्स हुए। टोटल करेंगे तो कितना होता है? 1,50,000 votes. This is the total voting power for this matter. इस मैटर के लिए 1,50,000। ये देखो आपने सब लिखा है ना। ये पहले का था, ये अभी का। अच्छा, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। तूफान बारिश बहुत थी, कंपनी ने मीटिंग बुलाई हुई थी। कंपनी कॉल्ड अ जनरल मीटिंग, बहुत तूफानी बारिश थी, बैड वेदर था।
hence only 40% of equity shareholders turned up either in person or proxy. ठीक है, तो मेरी टोटल वोटिंग पावर क्या रहेगी बताओ? मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 1 वोट था, तो क्या मुझे 40% मतलब करना चाहिए कि टोटल वोटिंग पावर में पूरा 1 लाख ही आएगा? बताओ। टोटल वोटिंग पावर क्या है? मैं सिर्फ इक्विटी की ही बात कर रही हूँ। इज इट 40%, 40,000 और इज इट स्टिल 1 लाख? सोचो। इट इज स्टिल 1 लाख। 40,000 नहीं होगा, हम टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल वोटिंग पावर 1 लाख ही होगी। नॉट 40,000। ठीक है, ये लिखो। कमिंग बैक टू दिस, ट्रिब्यूनल कौन होता है? दे आर टॉकिंग अबाउट NCLT। ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट NCLT, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT कौन है? इट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब इट इज जस्ट लाइक द कोर्ट। ठीक है, इट्स अ क्वासी, क्वासी मीन्स जस्ट लाइक। ओके, इट्स जस्ट लाइक अ कोर्ट। अगर कंपनी से रिलेटेड मैटर्स रेगुलर कोर्ट्स में जाने लगे तो कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट होगा? तो आप एनसीएलटी के पास जाओ। अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर यहीं पे मैटर सॉल्व हो जाता तो अच्छा है। मेरे जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनके पास फिर टाइम होगा बाकी मैटर्स देखने के लिए। टर्नओवर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? टर्नओवर एक्चुअली ग्रॉस अमाउंट रहता है कि मैंने इस साल कितना माल बेचा। इट्स द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस है ये, of the revenue recognized in the profit and loss account from either the sale, supply or distribution of goods or services, या फिर दोनों, by the company during the financial year। ये ग्रॉस अमाउंट है। हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, नेट की बात नहीं कर रहे हैं। हम खर्चे नहीं डाल रहे यहां पर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने खर्चा नहीं डाला इधर। मैं बोल रही हूं कि सेल, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों से मुझे ग्रॉस कितना पैसा
आया, खर्चे निकालेंगे तो नेट आएगा, बट ये तो ग्रॉस अमाउंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है? इसकी कोई लिमिट ही नहीं है लाइबिलिटी में। इट डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। लाइबिलिटी तो हमेशा मेंबर्स की होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन इतना याद रखो कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी इज नॉट ऑलवेज अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है। अरे फिर कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट की? अरे बाकी भी तो फायदे हैं ना। मेंबर्स क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वी गेट टू इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। अरे वाइंडिंग अप पे अनलिमिटेड है ना, वो देखी जाएगी। इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप that the liability is unlimited. अरे वो देखा जाएगा जब वाइंडिंग अप पे हो, देखेंगे। इतना टाइम तक कौन रुकेगा कंपनी में? मेंबर तो यही सोचता है ना। लास्ट, आज के सेशन का लास्ट डेफिनेशन, वोटिंग राइट क्लॉज 93 39 क्या बोल रही, 93। वोटिंग राइट क्या होती है? वोटिंग राइट मीन्स राइट ऑफ अ मेंबर। मैम मेंबर में तो दोनों आता है ना, इक्विटी और प्रेफरेंस। आप ही ने बोला था प्रेफरेंस भी मेंबर है, तो इसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही आएगा। क्यों? प्रेफरेंस के पास तो लिमिटेड पावर्स ऑफ वोटिंग होती है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे कैन वोट ओनली ऑन रेजोल्यूशंस व्हिच कंसर्न देम एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो क्योंकि उनके पास लिमिटेड पावर्स ऑफ वोटिंग होती है, इसीलिए हम यहां पर नहीं लिखते उनको। ठीक है, आपको चाहिए तो आप यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट रिफर्ड हियर, मतलब हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एज दे हैव लिमिटेड वोटिंग पावर, they can vote only on resolutions concerning them as preference shareholders। इसीलिए उनको हम लेते ही नहीं यहां पर। तो हम जो वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर के वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं। टू वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी मतलब अगर आपने फिजिकल मीटिंग रखी है तो वो वोट कर सकता है। लेकिन अगर मीटिंग पोस्टल बैलेट, अगर वोटिंग पोस्टल बैलेट से हो रही है ना, इसका ये मतलब है कि मीटिंग होती ही नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेंबर्स कौन आता है आजकल वोट करने। लेकिन मैं चाहती हूं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तो मैं उनको बोलती हूँ आने की जरूरत नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर लो, या वो मैंने बताया ना एनवेलप में वो एक पेपर आता है, उसमें वोट करो, टिक करो, फिर उसको फोल्ड करो तो एनवेलप बन जाता है, सीधा जाके डब्बे में डाल दो। हम मेंबर्स को बोल रहे देखो मीटिंग नहीं होने वाली है, तो ये मत सोचो कि मीटिंग में आके वोट कर लोगे। मीटिंग नहीं होने वाली, या तो इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर लो या पोस्ट से कर लो। तो जब पोस्टल बैलेट होता है ना, तो ये केस में फिजिकल मीटिंग इज नॉट हेल्ड। फिजिकल मीटिंग नहीं होती यहां पर। तो ये सिर्फ
इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही बात हो रही है, इक्विटी की ही बात हो रही है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास तो लिमिटेड पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, लिमिटेड पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है। वोटिंग राइट मतलब मीटिंग फिजिकल हो या पोस्टल बैलेट से हो, पोस्टल बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक भी आता है ना, मीटिंग फिजिकल हो या बैलेट से हो, मुझे वोट करने की राइट है, दैट इज नोन एज वोटिंग राइट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते क्योंकि ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में है, ठीक है, ये आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में है। मुझे नहीं लगता कि ये आपको लिखना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है आपके लिए। ABC एक रजिस्टर्ड कंपनी है विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 crore वेर ईच शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। तो इनके पास 20 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 रुपीज ईच, ऐसे करके ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 crores। In response to an advertisement made by the company to buy shares, applications have been received for 10 lakh shares, but the company actually issued only 7 lakh shares, where the company has called only 8 rupees per share. तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, उसमें से कॉल्ड अप है 8 रुपीज, अनकॉल्ड है 2 रुपीज। चलो आगे पढ़ते हैं। कंपनी ने इतना इशू किया है। All the calls have been met except 3 who still owe for 6,000 shares in total, मतलब इतना अभी मिलना बाकी है। So what is the authorized capital? मैम 2 crores दिया है उधर, यस। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, मैंने कितना दिया था लोगों को? एप्लीकेशंस 10 लाख की मिली थी ना, मतलब 10 लाख शेयर्स सब्सक्राइब हुए थे, लोगों ने बोला था कि मुझे खरीदना है, सब्सक्राइब किए थे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 लाख का है, 10 लाख शेयर्स। लेकिन मैंने इशू कितना किया? 7 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इज द फेस वैल्यू। मैंने कॉल कितना किया? इन 7 लाख जो मैंने इशू किए थे, पूरा 10 रुपीज नहीं, मैंने तो सिर्फ 8 रुपीज ही कॉल किया, ठीक है। तो 7 लाख शेयर्स में मैंने 10 रुपया नहीं 8 रुपया ही कॉल किया, लेकिन पेड अप कितना है? उसमें से 3 शेयर होल्डर्स जिनकी 6,000 शेयर्स थे उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो टोटल जो 56 लाख का मैंने कॉल किया था उसमें से 6,000 इन तीनों के पास थे, ठीक है। 3 दे ओन टोटल 6,000, 6,000 का 8 रुपया आया ही नहीं, माइनस कर दो। तो 56 लाख माइनस 48,000, इतना मेरा पेड अप है। ये कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, सिर्फ दिया स्टडी मटेरियल में करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हमने सब कुछ बहुत डिटेल में कर लिया स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशंस पढ़े, मैंने इंटरप्रिटेशंस दी आपको, नोट्स भी हमने बनाए, नोटबुक में बहुत कुछ लिखा। इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा है इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। यस, सो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स।